हाय मित्रों, द स्टडी आई इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे आज हम स्टैटिक क्यूज करने जा रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप जरूर देखिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, उसने सक्रिय चतुर्भुजों के लिए एक सूत्र प्रस्तुत किया। एक व्यक्तित्व का वर्णन दे रखा है, उसके बारे में आपको बताना है ये वर्णन किस व्यक्ति से संबंधित है। ये कह रहा है सक्रिय चतुर्भुज के लिए एक सूत्र प्रस्तुत किया, त्रिभुज के क्षेत्रफल की भी गणना की इन्होंने, और प्राचीन काल में जो एक प्रमुख गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य प्रणाली का भी विकास किया। ये कह रहा है मित्रों, आपको बताना ये आर्यभट्ट से संबंधित है या ब्रह्मगुप्त से है, भास्कर से है और वराहमिहिर से है। मित्रों, आप थोड़ा कॉमन सेंस से सोचोगे तो आसानी से इसका आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि अगर एलिमिनेशन मेथड से देखें तो भास्कर और वराहमिहिर ये तो हो ही नहीं सकते। आप आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर ब्रह्मगुप्त है। इन्होंने ही शून्य प्रणाली को विकसित किया था। आपको पता होगा ये प्राचीन काल में एक महान गणितज्ञ भी थे और इन्होंने भी ये त्रिभुज के क्षेत्रफल और सक्रिय चतुर्भुज जो गणित अंकगणित में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया प्राचीन भारतीय काल में। इस दृष्टि से इसका सही आंसर बी हो गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं पूर्ण रूप से। गणित के लिए ब्रह्मगुप्त के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में एक है संख्या पद्धति शून्य का परिचय। उन्होंने शून्य का परिचय दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उस टाइम माना जाता था, क्योंकि इसका आश्रय यही होता जो कुछ नहीं। वो आज भी हम इसका आश्रय यही लेते हैं, कुछ नहीं। और ये ध्यान रखना, ये इसकी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के जो पद्य भाग था उसमें इसका प्रतिपादन किया गया था, उसमें इसका निष्कर्षण था। और आगे ये कह रहा है अंकगणित के लिए कई नियम दिए। उन्होंने अंकगणित में भी, त्रिकोणमिति में भी योगदान दिया, अंकगणित में भी दिया, बीजगणित में भी दिया, और अब गणित इस समाधान का हिस्सा बन गया। वो आज भी उनका जो सिद्धांत है वो वर्तमान समय में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ये कह रहा है उन्होंने त्रिभुज क्षेत्रफल की बात की और जो साइन फंक्शन है उनकी उन्होंने बात की, जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है साइन फंक्शन, उन्होंने उसके बारे में बात की गई। उन्होंने सक्रिय चतुर्भुज का सूत्र प्रस्तुत किया। ये भी कह रहा है, देखो उन्होंने पाई के, देखो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाई के मान के बारे में भी चर्चा की और ऋणात्मक संख्याओं की अवधारणा की भी शुरुआत की। ये मित्रों आप इसके बारे में देख लेना। मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, द स्टडी आईएएस विद सनूप देवासी पे है। आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट दी है इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो कथन दे रखे इनके बारे में सत्य कथन पूछा है, सत्य कथन बताना है। कथन सही कौन सा है? पहला कह रहा है समुद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक था। समुद्रगुप्त के बारे में कह रहा है ये पहला शासक था जिसने महाराजा धीराजा की उपाधि प्राप्त की। जो महाराजा धीराजा की उपाधि है वो क्या है? पहला शासक था, इसने धारण की। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो दोस्तों आपको बता दें तो जो चंद्रगुप्त था उसने ये पहली बार उपाधि धारण की गई थी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन असत्य हो गया। दूसरा कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिशेन द्वारा काव्य के रूप में लिखा गया था। मित्रों आपको इलाहाबाद शिलालेख के बारे में बताना, क्या ये शिलालेख हरिशेन के द्वारा लिखा गया और क्या ये काव्य के रूप में लिखा गया या नहीं गया। तीनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए सही। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, ये तो आप सब वाकिफ हो गए कि हरिशेन के द्वारा लिखा गया, और ये भी बता देता हूँ कि काव्य के रूप में ही लिखा गया। इस दृष्टि से देखें तो ये इलाहाबाद शिलालेख हमारा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख एक विशेष प्रकार का है। विशेष प्रकार कह रहा है जिसे परिस्थिति के रूप में जाना जाता है। ये परिस्थिति है। मित्रों आपने अगर इतिहास में पढ़ा होगा, ये आगे पूछ रहा है जिसका अर्थ स्तुति है। मित्रों आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा, परिस्थिति का मतलब प्रशंसा होता है, न कि स्तुति। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन गलत हो गया। तो इसमें पहला भी गलत हो गया क्योंकि चंद्रगुप्त था, उसने ये महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी पहली बार, और तीसरा कथन गलत हो गया। ये तो आप सब वाकिफ हो गए, परिस्थिति का आशय यही होता है कि प्रशंसा, किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है। किसी राजा हो या कोई धनी कुलीन वर्ग हो, उसी की प्रशंसा में भी प्राचीन काल में लिखे जाते थे। इस दृष्टि से देखें तो हमारा आंसर सही आपको पूछा, सही केवल और केवल 2 होगा। इसका आंसर भी होगा सही केवल 2। अब आगे इसका एक्सप्लेन कर रखा था
ये देखो चंद्रगुप्त कह रहा है पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की भव्य उपाधि को धारण किया गया था। एक उपाधि जिसका उपयोग उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने भी किया। उनके परदादा और दादा का उल्लेख केवल महाराजा के रूप में किया था। ये भी ध्यान रखना है कि पहले जो इनके पूर्वज थे वो सिर्फ महाराज की उपाधि धारण करते थे, अधिराज की उपाधि धारण नहीं करते। संधि का रूप बन के महाराजा धीराज बना है और ऐसा लगता है जैसे परिवार धीरे धीरे महत्व में आ गया है, क्योंकि अगर आप महत्व में आते हो, परिवार की लेवल बढ़ता है, तभी उसमें उपाधियों की प्रक्रिया में भी परिवर्तन आता है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन गलत हुआ था, क्योंकि ये समुद्रगुप्त की बात कर रहा है, लेकिन सही आंसर चंद्रगुप्त है। और दूसरा ये कह रहे हैं जो एक हरिशरण के द्वारा लिखा गया था, ये भी देखो हमारा कथन सत्य हो गया। और जो समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि था और मंत्री भी था, यही कह रहा है। और ये सब संस्कृत शब्द था, वो परिस्थिति इसके बारे में बता रखा है। इसका आशय होता है प्रशंसा करना। ये मैंने लिख दिया ताकि आप पीडीएफ में आसानी से पढ़ सको, वापस दोबारा रिवीजन कर सको। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन अगला ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आपको जो 3 कथन दे रखे इसके बारे में सही बताना। ये हर्ष के काल के है मित्रों। इसमें पहला कह रहा है हर्ष ने अपने राज्य में जानवरों के भोजन के रूप में उपयोग पर प्रतिबंध लगा लिया। ये कह रहा है जो जानवरों की हत्या करके जो भोजन करते थे, मीट खाते थे लोग, उन पर प्रतिबंध लगा दिया था हर्ष के काल में। किसी भी जीवित प्राणी को मारने वाले को दंडित किया जाता था। मित्रों बताना ये कथन सत्य है या असत्य हो। हर्ष ने चीनी यात्री वैनसांग के सम्मान में कनौज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य हो। और तीसरा कथन है कि हर्ष के साम्राज्य में दहेज प्रथा पूरी तरह समाप्त हो गई। आपको मित्रों ये बताना है। अगर मित्रों आपको थोड़ा बहुत ही कॉमन सेंस है तो इसका आंसर आप लगभग 50% तक आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था होती है ना वो पूरी तरह समाप्त किसी राजा या शासक द्वारा नहीं हो पाती है, और ये पूरी तरह समाप्त की बात कर रहा है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा तीसरा कथन ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब हम तीसरा निकाल देते तो हमारा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा ही तो ये होगा या बी होगा। तो बी तो दोनों में आ रहा है। इस दृष्टि से देखें तो उसने धार्मिक सभा का आयोजन किया था वैनसांग के सम्मान में। दूसरा हमारा कथन सत्य हो गया मित्रों। और उन्होंने प्राणी जीव हत्या पर भी दंड का प्रावधान किया गया था। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन भी सत्य हो गया। तो इसका मित्रों सही आंसर होगा 1 और 3, 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम इसके बारे में एक्सप्लेन देखते हैं और इसके धर्म के बारे में थोड़ी बहुत बात है। ये ध्यान रखना, ये हर बार मैंने क्वेश्चन काफ़ी जगह देखा है। जो ये पहले शैव धर्म में था, बाद में हीनयान बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, और फिर महायान का भी वो पालन करने लग गया वैनसांग के कहने पर। और ये प्रतिबंध लगाया ये भी कह रहा है, और दंडित भी किया जाता था। और ये देखो ध्यान में रखना, देश प्रथा प्रचलित थी, वो पूर्ण तरह समाप्त की बात करा। मित्रों ऐसे शब्द आते हैं ना, सो संपूर्ण, पूर्णतः, सभी, तो उसमें थोड़ा आप कॉमन सेंस से सोचा करो। हर कोई व्यवस्था होती है वो पूर्णतः कहीं भी समाप्त नहीं हो सकती है, चाहे राजा कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो। इस दृष्टि से हमारा ये कथन गलत हुआ था। और ये बात में कनौज में धर्म सभा की बात कर रहा है कि वैनसांग आया था, उसके सम्मान में धर्म सभा का आयोजन किया। उन्होंने सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधित्व को आमंत्रण दिया था। और ये भी ध्यान रखना, वो सभी धर्मों को संरक्षण देता था, किसी एक धर्म को नहीं। सही में तो वो शैव का पहले अनुयायी था, फिर बौद्ध का, और लेकिन संरक्षण सभी को देता था, ये ध्यान रखना आपको। अब हम अगले हमारे मित्रों 4th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है चारवाक दर्शन, जिसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला कथन ये कह रहा है ऋषि कपिला ने चारवाक दर्शन की आधारशिला रखी। मित्रों आप इस कथन से कितने सहमत हैं? अगर आपने भारतीय दर्शन को सही ढंग से पढ़ा होगा तो आप इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि ये असत्य कथन है। जो सांख्य दर्शन था उसके प्रणेता ऋषि कपिल थे, और चारवाक के दर्शन की आधारशिला रखने वाले बृहस्पति थे। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन असत्य हो गया। अब हम पहला भी निकाल देते हैं, एलिमिनेशन मेथड से देखें
अगर आपको ये भी पता होगा, ये आप अगर दर्शन पढ़ते हैं तो ये तो आपको पता होना भी चाहिए, तो आप 50-50 पे ऑटोमेटिक आ गए, हमारा ए कैंसिल हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब हमारा या तो ए होगा, बी होगा या सी होगा, दो ऑप्शन में से एक होगा। और बी ये कह रहा है इसने इस दुनिया से परे अलौकिक जीवन की पूर्ण अवहेलना के लिए तर्क दी। तो मित्रों आप वाकिफ होगी, इन्होंने ये भौतिकवादी दर्शन से संबंधित थे और इन्होंने अलौकिक जीवन की पूर्ण अवहेलना के संदर्भ में तर्क भी दिए थे। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। और तीसरा ये कह रहा इस दर्शन के अनुसार मनुष्य जो सभी गतिविधियों का केंद्र है, इन्होंने मनुष्य को भी सभी गतिविधियों का केंद्र बताया। मित्रों ये कथन भी सत्य है, आप ध्यान रखना। इतना है जब तक वो जीवित है तब तक उसे आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। मित्रों के जो इस जीवन में है दर्शन के अनुसार जो मनुष्य को प्रमुखता दी गई, जो हम इलोक की बात कर रहे हैं, परलोक की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने खारिज किया। ये एक भौतिकवादी थी, आपको ये तो पता ही होगा। और इन्होंने कहा जो आप जीवन जी रहे हो उसको एक मस्ती से जिए, आनंदपूर्ण जीवन जिए, इसको व्यर्थ ना करें। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। तो 2 और 3 इसमें सत्य हो गए। आपको सत्य ही पूछा तो इसका सही आंसर मित्रों सी ऑप्शन होगा, 2 और 3। इसके बारे में दे रखा है, आप पढ़ लीजिए। देखो ये वनस्पति के द्वारा इसकी आधारशिला की वो कह रहे हैं, और ये भौतिकवादी दृष्टिकोण से था, ये भी बता रखा आपको। और आगे अलौकिक जगत की पूर्ण अवहेलना की ये यहाँ पे कह रखा है, आप बाकी पढ़ लीजिए। उन्होंने तर्क दिया कि ब्राह्मण अनुयायियों से उपहार दक्षिणा प्राप्त करने के लिए छूटे अनुष्ठान करता है, जो ब्राह्मणवाद की इन्होंने बहुत आलोचना की। ये बात कह रहे हैं जो मानव की मुख्य गतिविधि के बारे में कह रहा है कि मानव की सभी गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र है उसके बारे में ये बता रखा है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। संसारिक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जो संसारिक वस्तु है उसका उपयोग करने की भी बात कर रहा है, और सुखमय जीवन जीने की बात कर रहा है कि मनुष्य जो हमको जीवन मिला है इसका भरपूर आनंद से उपयोग लीजिए, न कि इसको इलोक और परलोक के बीच में पूरी तरह नष्ट कर दे। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर देगा तो सी ऑप्शन हो गया, 2 और 3। इसका 2 सही हो गया और 3 सही हो गया, पहला ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी दर्शन के संदर्भ में। मित्रों दर्शन के संदर्भ में आप सभी दर्शनों के बारे में पढ़ लीजिए, जो भी से दर्शन और जो से तो आध्यात्मिक है और 3 भौतिक है, उनके बारे में आप सही से पढ़ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दर्शन। अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा दर्शन की निम्नलिखित प्रणाली में उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। आपको जो एक तरफ दर्शन दे रखा है, दूसरी तरफ संस्थापक दे रखा है, आपको सही बताना कौन सा कथन सही है। मित्रों ये अगर कॉमन सेंस से आप देखोगे तो आसानी से निकाल पाओगे। मित्रों थोड़ा ये टाइप गलत हो गया, ध्यान रखना, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब हमारा पहला कह रहा है न्याय के दर्शन के बारे में बात कर रहा है, ये कि अक्षपात गौतम के द्वारा की गई, आपको बताना। दूसरा कह रहा है सांख्य दर्शन पतंजलि के द्वारा की गई। और तीसरा कह रहा है योग दर्शन व्यास के द्वारा की गई है, और वैसे से कणाद के द्वारा की, आपको बताना से। अगर मित्रों आपने दर्शन पहले में बोले थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैं कॉमन क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट होते इंपॉर्टेंट। यूपीएससी डीएल में ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, लेकिन अपन सरल नहीं करते, अपन हार्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन यूपीएससी में सरल आते हैं वो अपन निकाल नहीं पाते आसानी से। तो इसमें आप अगर योग दर्शन और सांख्य दर्शन के बारे में पता होगा तो ये पतंजलि है, ये तो आपको पता ही होगा, योग दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा और तीसरा ऑटोमेटिक गलत हो गया। मित्रों अगर आपको ये पता भी नहीं है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन की स्थापना किसने की, इसके संस्थापक कौन थे, लेकिन आपको अगर योग दर्शन के बारे में तो वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने पतंजलि की थी और सांख्य दर्शन की कपिल मुनि ने की गई थी, आप इससे भी वाकिफ होंगे। इस दृष्टि से हमारा दोनों कथन गलत हो गए। दोनों जो 2 और 3 निकाल देते, 2 3 इसी में है, 2 3 इसी में है, 2 3 इसी में है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ऑप्शन केवल और केवल बी बचता है, 1 और 4। मित्रों हमारे ये दोनों कथन सत्य है, 1 और 4। अब हम जो सह दर्शन है वो मैंने दे रखे हैं, इसके बारे में इसके कौन संस्थापक थे, ये भी जो देखो न्याय है, इसके ऋषि कणाद थे।
और जो सांख्य दर्शन है, सॉरी वैशेषिक है, इसके ऋषि कणाद थे पहला का। और जो न्याय है मोक्षपाद गौतम है इसके। और जो सांख्य है इसके कपिला है, जिसको कपिल मुनि भी कहते हैं। मित्रों इतिहास में थोड़े टाइप और शब्द अगर आधे अधूरे हो सकते हैं, आप उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पहले शुरुआत में हमें भी आई थी, पर धीरे धीरे उसके साथ हम घुल मिल गए। और जो योग दर्शन की बात कर रहा है ये पतंजलि की बात कर रहा है कि पतंजलि है। और पूर्व मीमांसा की जो जैमिनी की बात कर रहा है। और जो वेदांत दर्शन है इसके जो ये प्रयास की बात कर रहा है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये कथन भी सत्य हो गए। मित्रों इसी के साथ हमारी 5 क्यूज की स्टडी क्यूज श्रृंखला समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।